हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं और शिकायतें सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी विविध समस्याओं को लेकर ही भूमि विवाद और उपचार सहायता, आर्थिक मदद, रोजगार और इसके साथ ही पुलिस संबंधित मामलों को लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को बिना भटके न्याय और सहायता मिले। तो गोरखनाथ में योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन जो है वो देखने को मिला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी है, जनता की समस्याओं का त्वरित निर्देश भी दिए हैं, उनकी सुनवाई जो है वो की है और समाधान के उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। तो गोरखपुर में जन सुनवाई जारी है और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनकी समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए। तो गोरखनाथ में ही सीएम योगी जनता दर्शन देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला। डिप्टी एसपी ब्रजेश पाठक उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी के आवास पर ही पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के दौरान ही डिप्टी सीएम पाठक ने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और संगठनात्मक मजबूती पर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी पदाधिकारी और कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधानसभा के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की शहादत का ही 20वां वर्ष मोहम्मदाबाद तहसील के शहीद पार्क में मनाया गया। इस अवसर पर ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में ही उपस्थित रहे। आपको बता दें कि समारोह में दोनों नेताओं ने ही अंसारी बंधुओं और अपराधियों के खिलाफ कड़े संदेश भी दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय और उनके साथ शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने बताया है कि विधायक की शहादत के परिणाम स्वरूप प्रदेश से ही गुंडा माफिया और मवाली पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। अब कोई भी सूचीबद्ध माफिया सक्रिय नहीं है। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में एक भी माफिया सक्रिय न रहे और गाजीपुर को ही विकास के मामले में प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाने के लिए लगातार काम जारी है। तो गाजीपुर में शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उप मुख्यमंत्री और मंत्री जो है उपस्थित रहे। इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया गया है। कृष्णानंद राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश से माफिया पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, ऐसा भी कहा है ब्रजेश पाठक ने। तो उप मुख्यमंत्री और मंत्री मौजूद रहे और इसके साथ ही आपको बता दें श्रद्धांजलि शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूज्य कृष्णानंद राय जी को और शहीदों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित स्मृतियों को अर्पण करता हूँ। ये पूज्य कृष्णानंद राय जी की शहादत का ही परिणाम है। आज प्रदेश से माफिया, गुंडे, मवाली पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज प्रदेश में एक भी सूचीबद्ध माफिया सक्रिय नहीं है और ये शहादत का ही परिणाम है कि प्रदेश सरकार ने प्रण लिया कि उत्तर प्रदेश से जब तक एक माफिया समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। आज गाजीपुर डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और मैं गाजीपुर के लोगों को इस बात का प्रतिबद्धता दोहराता हूँ कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के एजेंडे में नंबर 1 पर है और लाइन ऑर्डर हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मैं इतना नहीं कहूँगा, अगर आजादी के लिए कभी मंगल पांडे ने शुरुआत की थी आंदोलन को, अंग्रेजों के विद्रोह को
और समापन भी गाजीपुर के शिपूजन राय सहित राष्ट्रीय शहादत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन उसके बाद कृष्णानंद राय जी ने जिस तरह से केवल वो क्रिमिनल नहीं, आतंकी अंसारी ब्रदर के आतंक से मुक्ति दिलाने का काम उन्होंने किया। कृष्णानंद राय जी एक तरह से सनातन को स्थापित करना, सनातन के साथ खड़ा रहना। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान कानपुर पहुंचे और जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल सीधे उनके आवास पर गए और दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने परिवारजनों से मिलकर दुख भी साझा किया और जायसवाल आपको बता दें कि सामाजिक और राजनीतिक योगदान को भी याद किया गया है। राज्यपाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, परिवार से भी मिले हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री को भी अंतिम सम्मान जो है वो दिया गया है। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां परिवार से राज्यपाल सीधे उनके आवास पर गए और दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल ने परिजनों से मिलकर दुख भी साझा किया है और जायसवाल के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को काफी ज्यादा याद किया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान कानपुर पहुंचे और जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। राज्यपाल सीधे उनके आवास पर गए और दिवंगत नेता के चित्र पर ही पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। इसके साथ ही आपको बताते चले राज्यपाल ने परिवारजनों से मिलकर दुख भी साझा किया है, उनके योगदान को भी याद किया गया है। तो आपको बता दें कि कानपुर से हम खबर बता रहे हैं जहां पर परिवार से राज्यपाल मिले हैं और पूर्व मंत्री को भी अंतिम सम्मान दिया गया है। तो बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान कानपुर पहुंचे जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल सीधे उनके आवास पर ही गए और दिवंगत नेता के चित्र पर ही पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल ने परिजनों से मिलकर उनके दुख को भी साझा किया है। जायसवाल के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को भी याद किया गया है। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कानपुर पहुंचे हैं बिहार के राज्यपाल और जायसवाल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है। पूर्व मंत्री को अंतिम सम्मान भी दिया गया है। राज्यपाल ने श्रद्धांजलि भी दी है और इसके साथ ही परिवार से भी राज्यपाल मिले हैं। आजमगढ़ जनपद में ही समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में 1962 के ही भारत चीन युद्ध के दौरान रोजांगला की लड़ाई पर ही आधारित फिल्म 120 बहादुर का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव के साथ साथ ही जिले के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता के सवाल भी उठाए। उन्होंने बिहार में वोट कटने की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि अब बीजेपी भी समान षड्यंत्र कर रही है। तो आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि सपा ने 120 बहादुर फिल्म दिखाई, जिसको लेकर बताया जा रहा है विधायक और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे हैं। जहां पर आजमगढ़ जनपद में ही समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान ही रोजांगला के ही बताया गया कि लड़ाई पर आधारित फिल्म 120 बहादुर का प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव के साथ साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं।
फिल्म देखने के बाद ही मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर भी निष्पक्षता के सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिहार में वोट कटने की घटनाओं का हवाला भी दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अब बीजेपी भी सम्मान ही षड्यंत्र कर रही है। आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर फिल्म को लेकर बवाल देखने को मिला। फरहान अख्तर साहब को मैं इस मौके पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। रंगला की लड़ाई में समझता हूं देश के महानतम जो इतिहास है अपना, उस इतिहास की गवाही है। और मैं समझता हूं इस फिल्म के माध्यम से जो लोग उस लड़ाई के बारे में नहीं जानते थे, जिनको एहसास नहीं था कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे 120 बहादुर सैनिकों ने चीन के 3000 सैनिकों को खदेड़ा था। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इतिहास का अंदाज या एहसास नहीं है। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया, इसलिए उनको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक सच है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश के जो सैनिक हैं, उनसे बहादुर सैनिक दुनिया में किसी देश के नहीं है। और नेताजी की इस बात की ही गवाही है कि जहां केवल 120 सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। तो मैं समझता हूं हमारे देश की सरकार हर समय, हर पल, हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों के स्वाभिमान के लिए मऊ में गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। आपको बता दें कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह संपत्ति अवैध कमाई और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी और जिला मऊ के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार तत्स की अदालत ने ही गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और इस निर्णय से ही अफशा अंसारी की कुर्क संपत्ति पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा ही पारित आदेश को कानूनी वैधता मिल गई है। राज्य की ओर से ही विशेष लोक अभियोजन कृष्ण शरण सिंह ने ही अदालत के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों और साक्ष्यों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि अफशा अंसारी द्वारा ही खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से अर्जित धन से ली गई थी। तो मऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करके ही बताया जा रहा है जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह संपत्ति अवैध कमाई और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी। जिला मऊ के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत ने गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इस निर्णय से अफशा अंसारी की कुर्क संपत्ति पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा ही पारित आदेश को कानूनी वैधता मिल गई है और राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह ने ही अदालत के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों और साक्ष्यों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि अफशा अंसारी द्वारा ही खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से अर्जित धन से ली गई थी। तो मऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कोर्ट ने कुर्की के आदेश है जो मान्य हैं और इसके साथ ये भी कहा कि माफिया पत्नी की जो जमीन थी वो जब्त और इसके साथ ही कोर्ट ने कुर्की आदेश मान्य बताया है। तो मऊ में गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ये संपत्ति अवैध कमाई और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी और जिला मऊ के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत ने ही गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस निर्णय से अफशा अंसारी की कुर्क संपत्ति पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा पारित आदेश को कानूनी वैधता मिल गई है। राज्य की ओर से ही विशेष लोक अभियोजक
कृष्ण शरण सिंह ने ही अदालत के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों और साक्ष्यों का भी हवाला दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अफसा अंसारी द्वारा खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से अर्जित धन से ली गई है। सीतापुर में चुनावी कार्य में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोपों के बीच खंड शिक्षा अधिकारी नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन द्वारा ही मिली लगातार शिकायतों में आरोप था कि अधिकारी एसआईआर फीडिंग जैसी महत्वपूर्ण चुनावी कार्य में लापरवाह थे और लगातार कार्यालय से ही अनुपस्थित रहते थे और ड्यूटी के दौरान भी उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ पाया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर ही सिटी मजिस्ट्रेट ने ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और अधिकारियों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है और किसी भी प्रकार की अनदेखी या फिर उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, चुनावी लापरवाही पर एफआईआर दर्ज। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीतापुर में चुनावी कार्य में ही लापरवाही बरतने के गंभीर आरोपों के बीच ही खंड शिक्षा अधिकारी नगर के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया और प्रशासन द्वारा मिली लगातार शिकायतों में आरोप था कि अधिकारी एसआईआर फीडिंग जैसे महत्वपूर्ण चुनावी कार्य में लापरवाह थे। लगातार ही कार्यालय से अनुपस्थित रहते थे और ड्यूटी के दौरान भी उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ पाया गया है। और जांच रिपोर्ट में सामने आने के बाद ही जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि चुनावी प्रक्रिया अत्यंत ही संवेदनशील होती है और किसी भी प्रकार की अनदेखी या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से खबर है, जहां पर कप सिरप से जुड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि अमित टाटा का करीबी एसटीएफ का ही बर्खास्त सिपाही और सिपाही आलोक सिंह से ही काफी करीबियां, ये भी जांच में खुलासा हुआ है। कई बार साथ में दुबई गए और आलोक के ही फर्म की भी जांच एसटीएफ कर रही है। तो दुबई में अबोर्ड कंपनी से होती थी मीटिंग। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कप सिरप से जुड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है और जांच में खुलासा है कि कई बार ही बताया गया है कि जो मीटिंग थी वो भी हुई थी दुबई में ही अबोर्ड कंपनी से भी बताया गया। और जांच में ये भी खुलासा हुआ कई बार साथ में दुबई भी गए हैं। सिपाही आलोक सिंह से ही काफी करीबियां भी थी। आलोक के फर्म की भी जांच एसटीएफ कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दुबई में अबोर्ड कंपनी से होती थी मीटिंग, ऐसी जानकारी सामने आई। अमित टाटा का ही करीबी एसटीएफ का बर्खास्त बताया गया है सिपाही, और सिपाही आलोक सिंह से थी काफी करीबियां, ये भी जांच में खुलासा हुआ है। कई बार साथ में दुबई भी गए हैं, ऐसे भी मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। दुबई में अबोर्ड कंपनी का भी मामला सामने आया। आलोक के फर्म की भी जांच एसटीएफ कर रही है। आपको बता दें कि दुबई में ही अबोर्ड कंपनी से होती थी मीटिंग, ऐसा भी मामला सामने आया है। तो सिपाही आलोक सिंह से की थी काफी करीबियां, ऐसा बताया जा रहा है। जांच में खुलासा किया गया है कई बार साथ में ये दुबई भी गए हैं। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कप सिरप से जुड़े सिंडिकेट पर खुलासा हुआ है। अमित टाटा का करीबी एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही और सिपाही आलोक सिंह से काफी करीबियां भी थी। गाजीपुर के थाना जमानिया क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। ग्राम डिगरी इलायचीपुर रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने गश्त करते हुए 5 बदमाशों को देखा, जो जमानिया रेलवे स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने पर ही अपराधियों ने भागने की भी कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। आपको बता दें कि आत्मरक्षा में ही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी फायरिंग में ही
शातिर अपराधी को गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 32 बोर की पिस्टल और एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो गाजीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आरोपी के पैर में गोली लगी है। बता दें, दरअसल गाजीपुर के थाना जमानिया क्षेत्र में ही अपराधियों के खिलाफ ही चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता मिली है। अवगत कराना है कि दिनांक 29 नवंबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक जमानिया अपनी टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। वे लाचीपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद थे कि उन्हें जमुनिया रेलवे स्टेशन की तरफ 5 संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए। जब उन संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो तेजी से आगे बढ़े तथा कुछ दूरी जाने पर उन बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसपे जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मविश्वास उन पर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पांव में गोली लगी है तथा 4 अन्य जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। मौके पर जब उन बदमाशों से पूछताछ की गई तो पता चला कि 27 नवंबर को खिजरपुर गांव में जो गोली चलने की घटना हुई थी, इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इन बदमाशों की उनमें संलिप्तता थी। इन बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा एक कट्टा भी बरामद हुआ है। प्राथमिक उपचार हेतु उनको नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में ओवरलोडिंग और उगाही के बड़े सिंडिकेट के खुलासे के बाद ही बड़ी कार्रवाई हुई है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने ही पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी को ही निलंबित कर दिया है। खास बात यह है कि उनका रिटायरमेंट सिर्फ 2 दिन बाद होने वाला था। आपको बता दें कि 11 नवंबर को एसटीएफ ने ही ओवरलोडिंग और अवैध वसूली को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में सामने आया था कि गाड़ियों की एंट्री के नाम पर भारी उगाही चल रही थी और इसके साथ ही एसटीएफ ने पूरे ही सिंडिकेट को भंडा भी फोड़ किया है, और जिसमें खनिज अधिकारी देशराज पटेल और एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा और इसके साथ ही पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो फतेहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ओवरलोडिंग उगाही सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ जांच में भारी खुलासे हुए हैं। खनिज अधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।